तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो अभी तक अपने जो है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रकृति में मौजूद बलों के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जो मूल बल हैं उनके बारे में। दो बल हम क्लियर कर चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। अब अपने थर्ड इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। इसको अपने Fs से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसको Fn से भी डिनोट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड फोर्स। तो देखो होता क्या है, नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर आप सभी जानते हो, छोटी क्लासों में ही बताना शुरू कर दिया जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब मन में ये अपने आ जाता है कि प्रोटॉन जो है उस पर तो चलो प्लस आवेश हो गया और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पास पास रह रहे हैं, तो ऐसा कौन सा बल है जो इन प्रोटोनों प्रोटोनों को, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधकर रख रहा है। यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखने वाला बल कौन सा है? तो उसी बल को हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटोनों प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल है। और इस बल के कारण नाभिक जो है वो स्टेबल है, स्थायी है। यानी कि ये एक प्रकार का आकर्षण प्रवृत्ति वाला बल है जिसने इन सब को बांधकर रखा हुआ है। तो बस इतना ही है इस फोर्स के बारे में। अब अपने पास कुछ गुण आ जाते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, पहला गुण कि ये जो बल है, बड़े ध्यान से इसको समझना, ये जो प्रबल नाभिकीय बल है इसका आवेश से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे मन में ये आ जाता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन पर तो प्लस प्लस आवेश होता है तो इन्हें तो प्रतिकर्षित करना चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन पर प्लस आवेश है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ कुछ और होना चाहिए, यहाँ कुछ और वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह जो प्रबल नाभिकीय बल है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सभी पर लगभग एक समान रूप से कार्य करता है। तो ये सब पर एक समान रूप से कार्य करता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बल का आवेश से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि एक तरह से यह बल आवेश से मुक्त है, क्योंकि इन सभी के बीच यह बल लगभग समान रूप से कार्य करता है। दूसरी बात, जैसे अपने पहले पढ़ा था कि ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चाहे वो विद्युत चुंबकीय बल हो गया, वो थोड़ा सा केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब कि दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये केंद्रीय बल नहीं होता, यह केंद्रीय बल नहीं है, ठीक है। मतलब कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करता। और साथ ही साथ यह संरक्षी बल भी नहीं है। ओके, ना ही यह केंद्रीय बल है और ना ही यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल आपको बताया हुआ है पहले। संरक्षी बल कौन से होते हैं? जिस बल के अंतर्गत किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। तो यह एक संरक्षी बल नहीं है, यानी कि यह असंरक्षी बल है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। तीसरा, अगर अपने इसकी स्ट्रॉन्गनेस का ऑर्डर देखें तो आपको अगर ट्रिक अच्छे से याद है, जैसे न्यू जी, एन ई डब्ल्यू और लास्ट में आ जाएगा अपने पास जी, याद करो। सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स जो होता था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल होता था, और इसकी स्ट्रॉन्गनेस 10 की पावर 38 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की 36
और इसकी 10 की पावर 25 और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 की पावर 0 या सिर्फ 1 कह सकते हैं अपने। तो यह जो बल है प्रबल नाभिकीय बल, यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना ज्यादा पावरफुल है। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो है कि यह बल एक्चुअल में ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है, इसको प्रॉपर्टी नहीं भी कहोगे तो भी चल जाएगा। ये सिर्फ एक कंपेयर करके बता रहा है कि ये बल किस से कितना ज्यादा प्रभावशाली है। तो विद्युत चुंबकीय बल से यह बल 10 की पावर 2 या यूं कह लो कि 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये इसके कुछ गुण थे। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में मौजूद कणों के मध्य होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के मध्य पाया जाता है। ओके, और इसकी जो परास है, नेक्स्ट गुण आ जाता है कि ये किस रेंज तक काम करता है। तो अप्रॉक्स न्यूक्लियर के साइज तक ही ये काम कर रहा है, न्यूक्लियस के साइज तक, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर इसकी रेंज है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इन सब के बीच की दूरी 0.5 फर्मी से कम हुई, 0.5 फर्मी से कम हो गई, तो यही आकर्षण बल प्रतिकर्षण का रूप ले लेगा। कहने का मतलब अगर इनके बीच में दूरी कम हो गई तो ये बल कार्य नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि इस बल की जो रेंज है वो रेंज केवल नाभिक के साइज तक की है। तो ये था प्रबल नाभिकीय बल और उसके कुछ गुण। अब अपने एक नेक्स्ट बल जो बचा हुआ है अपना, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना। दुर्बल नाभिकीय बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 4, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, इस बल के अंदर अगर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं तो सिंपल सी बात है, 11th क्लास के हिसाब से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो अभी सिर्फ थोड़ी बातें जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में डिटेल में अपने को 12th क्लास के अंदर पढ़ना है। देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ जैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि जिनका परमाणु क्रमांक जो है ग्रेटर देन 80 या ग्रेटर देन 100 होने लगता है। ओके, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास जिनका ग्रेटर देन 80 या 100 होने लगता है, तो धीरे धीरे वो न्यूक्लियस हैवी हो जाते हैं। हैवी न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल नहीं हो पाते, तो स्टेबिलिटी के लिए वो अपने मास को कम करते हैं, यानी कि वो अपने आप अल्फा, बीटा, गामा इन सब का डीके करते हैं, इन सब का क्षय करते हैं। तो जब नाभिक का क्षय होता है, खास करके जब बीटा क्षय होता है, तो उस नाभिक में से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये सब पार्टिकल निकलते हैं। तो बड़ा थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा सा सुनो कि एक्चुअल में होता क्या है। कुछ नाभिक जो रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं, जिनके लिए परमाणु द्रव्यमान 80 या 100 से ज्यादा होता है, तो वो स्थायी नहीं होते। तो स्थायित्व के लिए वो अपने आप ही अल्फा क्षय करते हैं, बीटा क्षय करते हैं, गामा क्षय करते हैं। अब ये अल्फा क्षय क्या होता है, बीटा क्षय क्या होता है, गामा क्षय क्या होता है, ये सब आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे। तो जब ये ऐसा करते हैं तो जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब टूटते हैं, और ये टूट करके इनका जो टूटना होता है वो हम बीटा क्षय के अंदर पढ़ते हैं। तो ये टूट करके या बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन बनते हैं, न्यूट्रिनो बनते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बनते हैं, ओके, और पॉजिट्रॉन बनते हैं। तो इन सब के बीच में जो फोर्स होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह, इन सब के बीच जो फोर्स है या जिस फोर्स या बल के अंतर्गत वो आपस में क्रिया करते हैं या रहते हैं, उसी बल को हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो बीटा क्षय के दौरान न्यूट्रॉन,
बीटा क्षय के दौरान न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन वगैरह के बीच मध्य जो फोर्स या बल लगता है उसी बल को हम दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में अपने को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि 12th क्लास में हम इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया, बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिन जिस फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, जो फोर्स उनके बीच एग्जिस्ट होता है, उसी को हम दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ओके, और ये जो बल है ये बहुत शॉर्ट रेंज का होता है, नाम से ही पता चल रहा है नाभिकीय बल, तो इसकी रेंज भी 10 की पावर -15 मीटर के आसपास होती है। और यह बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ ही साथ ये जो बल है वो बीटा डीके के अंदर या कहीं भी का मतलब जहां पर भी आपको न्यूट्रिनो रिलीज होता हुआ मिले, ठीक है, मिलेगा तो नहीं, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जहां पर भी न्यूट्रिनो निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, एंटी पार्टिकल्स निकले हैं वगैरह वगैरह, तो वहां ये बल पाया जाता है। तो बस इस बल में अपने को इतना ही जानना था।